मुंबई और आसपास के शहरों में सुबह से लगातार तेज बारिश हो रही है और इस बारिश के कारण यातायात सेवा बुरी तरह से प्रभावित हुई। आप देखिए क्या हाल है। मुंबई में मूसलाधार बारिश हो रही है। इतनी तेज बारिश कि छाते काम नहीं कर रहे हैं। लोग तेज पानी से भीग रहे हैं। दिन में ही गाड़ियों की लाइट जलानी पड़ रही है। मुंबई के विले पार्ले का ये वीडियो है, जहां भारी बारिश के बीच जनजीवन बेहाल है। मुंबई में तेज बरसात को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से अपील की गई है कि बहुत जरूरी हो तभी घर से निकले। मुंबई के कई निचले इलाकों में जल जमाव की वजह से जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोकल ट्रेनों की सेवा पर भी असर पड़ा है। बताया जा रहा है कि लोकल ट्रेनें लगभग 10 से 15 मिनट की देरी से चल रही हैं। इस वजह से सुबह के समय नौकरी पर जाने वाले लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी। सड़क के यह हालात देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि निचले इलाकों का क्या हाल हुआ होगा। सड़कों पर कई गाड़ियां पानी में बंद हो गईं, कार डूब गई। मौसम विभाग के मुताबिक बारिश से फिलहाल राहत के आसार नहीं है। बताया जा रहा है कि अगर इसी तरह से तेज बारिश होती रही तो शहर के कई इलाकों को जल जमाव की समस्या से जूझना पड़ सकता है। और मुंबई में अब से थोड़ी देर पहले क्या हालात थे, संवाददाता सुनील जाधव की रिपोर्ट देखिए। मुंबई में सुबह से शुरू तेज बरसात के कारण कई सड़कों पे पानी भरना शुरू हो गया है। मैं भायखला परिसर में खड़ा हूं और आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर घुटने तक पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है और सड़कों के पास जो सड़कों पे गाड़ियाँ खड़ी है पूरी तरह गाड़ियाँ जो है उनके चक्के पानी में डूब गए हैं। तो दूसरी जगह देखा जाए तो यातायात जो है ट्रैफिक जो है यहाँ पर दिखी है क्योंकि पानी के वजह से जो गाड़ियों की रफ्तार है वो धीमी हो जा रही है, जिस वजह से मुंबई के आसपास शहरों में बड़े पैमाने में ट्रैफिक जाम दिखाई दे रहा है। तो दूसरी जगह देखा जाए तो तेज बरसात के कारण निचले हिस्सों में कई जगह पर पानी भर गया है। प्रशासन ने अलर्ट मोड मुंबई के साथ आसपास के इलाकों में अलर्ट मोड दे गया है। निचले हिस्सों में कई जगह पर पानी भरने की आशंका बताई जा रही है। और गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश की वजह से लोगों का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। कल रात हुई बारिश ने परेशानी को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। पोरबंदर पानी पानी है। पोरबंदर का ये बोखियार इलाका है जहां जिस तरफ आप नजर डालिए सड़कों पर नदी जैसे हालात हैं। कई घरों में पानी घुस चुका है। घर के बेड डूबे हैं, फ्रिज, कूलर सब में पानी भर गया है। घर के फर्नीचर डूबे हैं। लोग घर के सामानों को बचाने में लगे हैं। सबसे खराब हालात बुजुर्गों की है जो कहीं जा नहीं सकते। मजबूरी के मारे देखिए ये किस तरह पानी के नीचे बैठे हैं, पानी निकलने का इंतजार कर रहे हैं। बारिश की वजह से घर के अंदर गर्मी है, ऊपर से बिजली कटी है। ऐसे में लोगों को गर्मी के साथ पानी की दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। कई घर टापू बन गए हैं। चारों तरफ से लोग पानी से घिरे हैं। कई जगहों पर कमर तक पानी भरा है। बताया जा रहा है कि ये हालात पैदा हुए हैं पिछले 48 घंटे में करीब 22 इंच से ज्यादा हुई बारिश की वजह से। दुकानदारों की हालत और भी खराब है। कई दुकानों में पानी भर गया है। देर रात भी काफी बारिश हुई, जिसके बाद हालात और खराब हो गए। सड़कों से गाड़ियां आ जा नहीं सकती। ऐसे में लोग कंधों पर बोरे लाद कर जरूरी सामानों की आपूर्ति कर रहे हैं। मॉनसून की बारिश के बीच गुजरात में बिजली गिरने का एक वीडियो सामने आया है। बिजली का ये लाइव वीडियो काफी डराने वाला है। कौंधती हुई बिजली गिरने का ये वीडियो गुजरात के जामनगर का है। वीडियो में देख सकते हैं कि आसमान में बादल छाए हैं। जामनगर का फुलझर डैम पानी से पूरी तरह भरा है। इसी बीच अचानक आसमान को चीरती हुई बिजली गिरती है। बिजली गिरने के बाद वो सीधा पानी में समा गई, जिससे किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। लेकिन ये वीडियो दिल दहला देने वाला है। गुजरात के कई इलाकों में इन दिनों भारी बारिश हो रही है। इंसान क्या भगवान के घर भी बारिश में डूबे हैं। रोकड़िया हनुमान मंदिर का ये वीडियो देखिए। हनुमान जी के मुख्य मंदिर तक जाने के लिए भक्तों को पानी के बीच से गुजरना पड़ रहा है। मंदिर परिसर में हर तरफ पानी है। घुटने भर पानी भरा है। बारिश और पानी भरे होने के बाद भी हनुमान जी के भक्तों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। पानी के बीच से भक्त हनुमान जी के लिए मालाएं और पूजा की सामग्री ले जाते देखे गए। इधर गुजरात के पोरबंदर से संवाददाता मोहित भट्ट की आप ये रिपोर्ट देखिए।
गुजरात के पोरबंदर में जिस प्रकार की बाढ़ की स्थिति सामने आई है, हम आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश करेंगे। पोरबंदर के अजय बोखीरा इलाके की ये तस्वीरें जहां पे अभी भी पानी भरा हुआ है। पिछले 24 घंटों में जिस प्रकार से बारिश 10 इंच जितनी बारिश यहाँ पे हुई है, उसके साथ साथ जो बारिश के कारण जो कई इलाके हैं वो जो वहाँ पे पानी अभी भी भरा हुआ है। जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दुकानों में पानी आ गया है, जो सारा सामान है वो बिगड़ गया है, पानी में बह गया है। जिस प्रकार से बारिश आई, यहाँ के लोगों को कहना है कि रात के 3 बजे यहाँ पे पानी अचानक ही बारिश के कारण पानी आ गया था और उसके कारण पूरा सामान है वो बिगड़ गया है। जो इलेक्ट्रिक के आइटम्स है वो भी बिगड़ गई है। इतने सालों में इस प्रकार की बारिश यहाँ देखी आपने? पहली बार ऐसा पानी आया ही नहीं था कभी पानी ऐसा। 1983 में इससे पहले पोरबंदर में बाढ़ की स्थिति का निर्माण हुआ था, उसके बाद पहली बार इस प्रकार की बारिश यहाँ पे हुई है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर की वजह से कई घाटों पर सीढ़ियां डूब गई हैं। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को तैनात कर दिया गया है। वाराणसी में गंगा नदी का जलस्तर फिलहाल स्थिर बना हुआ है। जिले में गंगा खतरे के निशान से नीचे बह रही है, लेकिन नदी का जलस्तर बढ़ने से घाटों के रास्ते पानी में डूब गए। हालात को देखते हुए कई इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया है। एनडीआरएफ का कहना है कि वो हर हालात से निपटने के लिए तैयार हैं। बाढ़ वाले जो प्रभावित जिले हैं उनमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। समय से पूर्व ही उन सब लोगों को अटेंड किया गया है। राज्य सरकार की एजेंसियां और केंद्र सरकार की एजेंसियां कंधे से कंधा मिलाकर किसी भी तरीके की आपदा से निपटने के लिए पूर्णतः सक्षम हैं, तैयार हैं, मुस्तैद हैं। जानकारी के मुताबिक 15 से 19 जुलाई के बीच गंगा का जलस्तर 1 मीटर 9 सेंटीमीटर बढ़ा है। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती की जगह बदलनी पड़ी। इसे ऊंचे स्थान पर ले जाया गया। हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट के नीचे के स्थान प्लेटफॉर्म पानी में डूब गए हैं, जिससे शवों के दाह संस्कार में परेशानी हो रही है। वहीं तमिलनाडु के कई इलाकों में भारी बारिश से परेशानी बढ़ गई है। कई जगहों पर भारी बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से पेड़ों के गिर जाने से रास्ते तक बंद हो गए हैं। दक्षिण भारत में इस बार मानसून जमकर बरस रहा है। तमिलनाडु के नीलगिरी में पिछले कुछ घंटों के दौरान भारी बारिश हुई और कई जगहों पर लैंडस्लाइड भी हुआ। भारी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते नीलगिरी के कई इलाकों में पेड़ भी उखड़ गए। पेड़ों के गिरने से सड़क बंद है, रास्ते भी अवरुद्ध हो गए। रास्तों और सड़क से पेड़ों को हटाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। सड़क को क्लियर करने के लिए कई टीमों को लगाया गया। मौसम विभाग ने नीलगिरी जिले के लिए भारी बारिश की चेतावनी पहले ही दे दी थी। मौसम विभाग ने अपने अलर्ट में पहले ही ये बता दिया था कि नीलगिरी जिले में कुछ स्थानों पर बहुत ज्यादा बारिश की संभावना है। वहीं कोयम्बटूर जिले के लिए भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। कोयम्बटूर के साथ साथ तिरुपुर, तेनी, दिंडीगुल, तेनकासी, तिरुनेलवेली और कन्याकुमारी जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों में भी अगले 24 घंटे में भारी बारिश का अनुमान है। उधर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में कुछ देर की बारिश के बाद सड़क पर भारी जलजमाव हो गया। हालात ये हो गए कि सड़क पर कई फीट पानी भर गया। लहरों से जंग, सैलाब का प्रहार, सैलाब में रेंगती गाड़ियां, जल प्रहार से जूझती जिंदगी और हर तरफ तबाही का ये मंजर। दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन से आई बाढ़ की ये लेटेस्ट तस्वीरें। केप टाउन के इस इलाके में बाढ़ ने तबाही मचा रखी है। घर मकान सब पानी में समा गए। पूरा इलाका सैलाब की मार से कर्रा उठा। बिजली सप्लाई ठप। गलियों में पानी ने कब्जा कर लिया। सैलाब की मार घर की तहलीज तक पहुंच चुकी है। हर तरफ हाहाकार मचा है। खाने पीने के सामान की किल्लत से लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई। कई मकान बाढ़ के पानी में समा गए। गाड़ियों की रफ्तार पर बाढ़ के पानी ने ब्रेक लगा दी। सैकड़ों गाड़ियां बाढ़ के प्रहार से कबाड़ बन गई। पार्किंग में खड़ी गाड़ियां बेकाबू सैलाब का शिकार बनती नजर आ रही हैं। बाढ़, बारिश और सैलाब के बीच केप टाउन में राहत और बचाव का काम जारी है। मलबा हटाया जा रहा है। कई इलाकों में हुए जल निकासी के लिए मोटर पंप का सहारा लिया गया। आपातकालीन सेवाओं को अलर्ट कर दिया गया। मेडिकल सुविधाओं को भी बढ़ा दिया गया और बाढ़ प्रभावित इलाकों में बीमारी और महामारी की आशंका बढ़ते हुए भी बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। गोवा के पास समुद्र में कार्गो शिप में भीषण आग लग गई। मालवाहक जहाज गुजरात से श्रीलंका जा रहा था। आप देखिए,
अभी वहां पर क्या हालात है? मालवाहक जहाज से उठती लपटें, समंदर से उठता धुएं का गुबार। तस्वीरें गोवा के पास समंदर की है। देखते ही देखते कार्गो शिप में आग लग गई। आग की ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। शिप पर रखे कंटेनर धू धू कर जलने लगे। भीषण आग लगने की वजह से बड़ा नुकसान होने की आशंका है। इस पूरे जहाज पर कंटेनर लदे हैं और इन कंटेनर्स को आग की लपटों ने घेर लिया। इस आग पर काबू पाने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड की कई टीमें जुटी हैं। हालात पर नजर रखने के लिए टोही डोनियर विमानों को भी लगाया गया। ये कार्गो शिप गुजरात के मुद्रा पोर्ट से श्रीलंका के कोलंबो जा रहा था। गोवा से लगभग 102 नॉटिकल मील दूर मालवाहक जहाज में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही भारतीय तटरक्षक बल एक्शन में आ गया और आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुट गया। जहाज पर खतरनाक सामान IMDG लदा हुआ है। शिप में आग कैसे लगी अभी इसका पता नहीं चल पाया। और एक खबर आ रही है बिहार से। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर विपक्ष का हल्ला बोल। इंडिया गठबंधन के दलों ने निकाला है प्रतिरोध मार्च। आरजेडी, वामदल और कांग्रेस कार्यकर्ताओं का पटना में प्रदर्शन हो रहा है। पुलिस ने मार्च को इनकम टैक्स चौराहे पर रोक दिया है। इस प्रदर्शन के पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी इस प्रदर्शन के दौरान हो गई है। संवाददाता रुपेश कुमार की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रतिरोध मार्च में कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी है और ये देखिए इनकम टैक्स गोलंबर पर ये जो बैरिकेडिंग यहाँ पर पुलिस ने लगा रखी थी, धक्का मुक्की चल रही थी और झड़प पुलिस और विपक्ष के नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच यहाँ पर झड़प चल रही थी। बैरिकेडिंग जो लगाई गई थी उस बैरिकेडिंग को नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, यानी कि इंडिया गठबंधन के जो नेता और कार्यकर्ता हैं उन्होंने यहाँ पर बैरिकेडिंग तोड़ दिया है और देखिए ये बैरिकेडिंग तोड़ करके और आगे बढ़ गए हैं। यानी कि प्रशासन ने जो ये एक रणनीति बनाई थी कि हम यहाँ पर रोक के रखेंगे, ये जो प्रतिरोध मार्च में इंडिया गठबंधन के नेता यहाँ से निकले हैं उनको यहाँ पर रोक कर रखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखिए बैरिकेडिंग को पूरी तरह से तोड़ दिया है और बैरिकेडिंग तोड़ करके और आगे निकल गए हैं। जो तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता जो इसमें शामिल थे, अब आगे नई रणनीति बनानी पड़ेगी। ये जो आप मार्च देखिए किस तरीके से आगे बढ़ चुका है। ये इनकम टैक्स गोलंबर पर और इस गोलंबर पर ही बहुत देर से इस प्रतिरोध मार्च को रोक करके रखा गया था, लेकिन अब बैरिकेडिंग तोड़कर आगे, यानी कि इनकम टैक्स गोलंबर से आगे डाक बंगला चौराहे की तरफ ये प्रतिरोध मार्च आगे बढ़ रहा है। प्रशासन के साथ एक झड़प की स्थिति यहाँ पर पैदा हो गई थी और अब देखिए इनकम टैक्स गोलंबर से और आगे सामने तक आप देखिए किस तरीके से खास करके राजद और कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे की तरफ ये जो प्रतिरोध मार्च है ये निकल रहा है। हालांकि लगभग आधे घंटे तक इनकम टैक्स गोलंबर पर ही प्रशासन ने इनके साथ मशक्कत किया, हल्की झड़प की स्थिति बनी, लेकिन उसके बाद से नेताओं और कार्यकर्ताओं का इतना दबाव था, इतना जोर था कि बैरिकेडिंग टूटा और उस बैरिकेडिंग टूटने के बाद से इंडिया गठबंधन के तमाम दलों के नेता और कार्यकर्ता जो इस प्रतिरोध मार्च में शामिल थे वो सब इनकम टैक्स गोलंबर से डाक बंगला चौराहे की तरफ आगे बढ़ गए हैं। लॉ एंड ऑर्डर के मसले पर पटना में विपक्षी पार्टियों का ये विरोध प्रदर्शन हो रहा है। रुपेश पटना से लाइव हमारे साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करेंगे। रुपेश, इस वक्त क्या हालात है इस प्रदर्शन की? आपके पीछे अभी भी कार्यकर्ता काफी संख्या में नजर आ रहे हैं। जी हाँ, देखिए कुछ कार्यकर्ता तो लौट चुके हैं, लेकिन डाक बंगला चौराहे पे ये प्रतिरोध मार्च पहुंच गया था और यहाँ अभी भी देखिए जो स्थिति है, कुछ लोग धरने पे बैठ गए थे और कुछ लोग अभी बचे हुए हैं। हालांकि यहाँ भी यानी कि डाक बंगला चौराहे पर भी प्रशासन को बड़ी यहाँ पर मशक्कत करनी पड़ी और ये कहना है कि बिहार में कानून और व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से फेल हो गई है। जिस तरीके से हत्या हुई, मुकेश सहनी के पिताजी की हत्या हुई और उसके बाद से ही हालांकि बिहार सरकार ने एक समीक्षा बैठक की, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने DGP को बुलाया और उसके बाद से देखिए राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी हैं। तिवारी जी, लगता है कि सरकार ने जो यहाँ समीक्षा बैठक की
अधिकारियों को, पुलिस डीजीपी को जो निर्देश दिए गए, कुछ हालात सुधरेंगे। आप तो प्रतिरोध मार्च में शामिल थे, धक्का मुक्की हुई, लाठीचार्ज की स्थिति पैदा हुई इनकम टैक्स चौराहे से डाक बंगला चौराहे तक। देखिए, सरकार ने, आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक बुलाने में बहुत देर कर दी। अपराधियों के तांडव का इंतजार कर रहे थे, प्रतीक्षा कर रहे थे। समीक्षा तो जब जब हुई है तब तक अपराधियों ने सीधे चुनौती दी है और आपराधिक घटनाओं में वृद्धि हुई है। जब शासन प्रशासन का इकबाल समाप्त हो जाता है तो अपराधी इसी तरह बेलगाम हो जाते हैं। पुलिस की वर्दी का कोई डर ही नहीं है अपराधी में। अपराधियों की सेटिंग सीधे सरकार से है। अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है। अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है। ऐसे में विपक्ष चुप नहीं बैठ सकता है। इसलिए सरकार के खिलाफ हल्ला बोल आज पटना की सड़कों पर हुआ है। तेजस्वी यादव लगातार गिना रहे थे ट्विटर पे कि इतने अपराध हुए हैं 1 महीने में, लेकिन हैं कहाँ, कोई दिख नहीं रहा। क्राइम बुलेटिन तेजस्वी यादव जी लगातार जारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव जी जनता के साथ खड़े हैं, जनता के मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरेंगे, सड़क पर भी उतरेंगे। तेजस्वी यादव जी के आह्वान पर ही आज जनता का जनसैलाब सड़क पर उतरा। सबसे बड़े नेता अखिलेश यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो नजर आए, लेकिन आपकी तरफ से आप हैं, लेकिन तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, कोई बड़ा नेता मौजूद नहीं। हमारे ये पूरे बिहार में प्रखंड स्तर पर ये कार्यक्रम है। हमारे सारे बड़े नेता अपने अपने सारे क्षेत्र में, सारे जिलों में उपस्थित हैं। यहाँ पटना की सड़कों पर भी सारे हमारे बड़े नेता उपस्थित रहे। जनता का जनसैलाब जिस तरह उमड़ा, हर जगह पर गुस्सा, आक्रोश का प्रकटीकरण सरकार के खिलाफ दिखा लाइव है। तस्वीरें पटना से दिखा रहे हैं, जहां इंडिया गठबंधन विपक्षी पार्टियों ने बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर पटना में ये मार्च निकाला है, जिसकी बातचीत भी आपने सुनी। आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी कह रहे थे कि हम इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार को घेरेंगे और सवाल पूछेंगे। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल में प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं। इसे लेकर दिल्ली के एलजी के प्रधान सचिव ने मुख्य सचिव को चिट्ठी लिखी है। एलजी के प्रधान सचिव की ये वो चिट्ठी है जिसमें मुख्य सचिव को सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य की जानकारी दी गई है। चिट्ठी में कहा गया है कि केजरीवाल प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, कम कैलोरी से वजन कम हो रहा है। केजरीवाल ने 6 जून से 13 जुलाई के बीच प्रॉपर डाइट नहीं ली है। वो डाइट चार्ट का प्लान नहीं कर रहे हैं, वो जानबूझकर कम कैलोरी ले रहे हैं। कम कैलोरी लेने से उनका वजन कम हो रहा है। केजरीवाल के स्वास्थ्य को लेकर इस चिट्ठी के बाद आम आदमी पार्टी ने कड़ा एतराज जताया है। दिल्ली की मंत्री आतिशी ने कहा है कि सीएम केजरीवाल का शुगर लेवल 8 से ज्यादा बार 50 से नीचे आया। ऐसे हालात में सीएम केजरीवाल कोमा में जा सकते हैं। उन्हें ब्रेन स्ट्रोक का भी खतरा है। बीजेपी सीएम केजरीवाल को मारने की साजिश रच रही है। आम आदमी के आरोप को बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने बेबुनियाद बताया है। इस मामले पर पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा, ये क्या मजाक कर रहे हैं एलजी साहब? क्या कोई आदमी खुद की रात में शुगर कम करेगा, जो कि बहुत खतरनाक है। केजरीवाल के स्वास्थ्य की चिंता के मद्देनजर उपराज्यपाल ने जेल अधिकारियों को ये सुनिश्चित करने का आदेश दिया है कि केजरीवाल अपने निर्धारित डाइट और इंसुलिन डोज का सख्ती से पालन करें। अरविंद केजरीवाल को लेकर दिल्ली में सियासत शुरू हो गई है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने केजरीवाल के स्वास्थ्य पर कई दावे किए। देखिए, मुझे तो ये पता था एलजी साहब सीमेंट की फैक्ट्री में काम करते थे। वो डॉक्टर भी हैं, डायबिटीज के स्पेशलिस्ट भी हैं। ये जानकारी मुझे किसी ने दी नहीं। मैं उनका बायोडाटा कहीं देख नहीं पाया। मैंने कई जगह गूगल किया, मगर क्यों नहीं की, उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, तो उनका कहीं पे भी एफिडेविट नहीं है जो ये बता सके कि उन्होंने जीवन में क्या किया है। यदि वे डॉक्टर हैं, डायबिटोलॉजिस्ट हैं, तो ज़रूर जो है मैं उनके पत्र को पढ़ के जो है उस पर चिंता व्यक्त करूँगा। आम आदमी वाले बार बार इस बात पर को रेखांकित कर रहे हैं कि भाजपा की कोई इसमें षड्यंत्र है। अब जब दिल्ली में तिहाड़ जेल पूरा का पूरा आपके प्रशासन में आता है, आपके अधीन आता है, तो आप किसी और पर षड्यंत्र कैसे मर रहे हैं और क्यों मर रहे हैं, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मेरे ख्याल से बेहतर ये है कि अगर कुछ आपको लगता है कि दिक्कत हो रही है तो आप खुद प्रिजनर से जाकर या केजरीवाल जी से जाकर मिलें। आपको लगता है कि कहीं केयर ढंग से नहीं हो रही है तो उनसे पता कर उस चीज़ को का उल्लेख करें। और अगर ये कहा जा रहा है कि वो पूरी तरीके से भोजन नहीं कर रहे हैं, क्या नहीं, तो उसकी पता किया जाए क्यों ऐसा है। और चलिए आगे बढ़ते। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को गिरफ्तार किया गया है। पूरी खबर आप देखिए। हरियाणा में अवैध खनन को लेकर ईडी का एक्शन जारी है। अब सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार पर शिकंजा कसा गया है। ईडी की टीम कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार को सोनीपत से हिरासत में लेकर अंबाला दफ्तर भी गई। ईडी ने विधायक सुरेंद्र पवार के आवास और कार्यालय से अवैध खनन से जुड़े कुछ जरूरी कागजात भी हासिल किए हैं।
इससे पहले अवैध खनन के मामले में ईडी की टीमों ने हरियाणा में 20 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की थी। ईडी की टीमों ने यमुनानगर, सोनीपत और करनाल जिले में दबिश डाली। ये कार्रवाई अवैध खनन को लेकर की गई। ईडी को अवैध माइनिंग के इनपुट मिल रहे थे, जिसके आधार पर कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और उनके सहयोगियों के घर ईडी की टीम ने छापेमारी की। इससे पहले 4 जनवरी को ईडी की टीम ने सोनीपत से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार और उनके सहयोगियों के ठिकाने पर छापेमारी की थी। विधायक सुरेंद्र पवार और कांग्रेस ने ईडी के एक्शन को राजनीति से प्रेरित बताया है। तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का कहना है कि सरकार का इस कार्रवाई से कोई लेना देना नहीं है। एजेंसियां अपना काम निष्पक्ष और स्वतंत्र तरीके से कर रही हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी ने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इस बीच बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने मतदाता पहचान पत्र को लेकर सवाल उठाए हैं। महाराष्ट्र के बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने एक खास समुदाय के वोटरों के 2-2 आईडी कार्ड बनाए जाने का आरोप लगाया है। तो चुनाव आयोग जब सारा डिजिटलाइजेशन करता है तो चुनाव आयोग के ध्यान में ये बात आती क्यों नहीं है? जो अधिकारी इस प्रकार से काम करते हैं उस अधिकारियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। धुले और मालेगांव विधानसभा क्षेत्र में 3000 से ज्यादा मतदाता पहचान पत्र ऐसे हैं जिसमें पहचान पत्र संख्या, फोटो सब एक ही है। जब चुनाव आयोग ने सब कुछ डिजिटल कर दिया है तो उन्हें ये क्यों नहीं दिखाई दिया? एक ही लोग धुले के साथ साथ मालेगांव में भी कैसे वोट करेंगे? बावनकुले ने आशंका जाहिर की है कि महाराष्ट्र में 30 से 40 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता पहचान पत्रों को लेकर ऐसा ही घालमेल हुआ है। इसकी शिकायत उन्होंने चुनाव आयोग से की है। इधर बीजेपी चुनावी रणनीति पर मंथन में जुटी है। बावनकुले ने यह जानकारी दी है कि रविवार को पुणे में होने वाले बीजेपी के राज्य सम्मेलन में करीब 5300 प्रतिनिधि भाग लेंगे। सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी समेत कई नेता संबोधित करेंगे। और यूपीएससी के अध्यक्ष मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे को स्वीकार होने की अब तक कोई आधिकारिक जानकारी नहीं आई है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। सूत्रों की माने तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष मनोज सोनी ने निजी कारणों के चलते अपने पद से इस्तीफा दिया है। हालांकि उनके इस्तीफे के स्वीकार होने की आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। मनोज सोनी देश में मशहूर शिक्षाविद के तौर पर जाने जाते हैं। यूपीएससी में शामिल होने से पहले सोनी ने गुजरात में 2 विश्वविद्यालयों के चांसलर के तौर पर काम किया है। उन्होंने जून 2017 को संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य के तौर पर पदभार संभाला था। पिछले साल मई में उन्होंने यूपीएससी अध्यक्ष के तौर पर शपथ ली थी। यूपीएससी में अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल मई 2029 को खत्म होना था, लेकिन उन्होंने पहले ही इस्तीफा दे दिया। वहीं सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि इस्तीफे के बाद मनोज सोनी अपना समय गुजरात में स्वामी नारायण संप्रदाय को देना चाहते हैं और सेवा के जरिए आगे का जीवन गुजारना चाहते हैं। नीट पेपर लीक मामले में रांची के रिम्स की छात्रा को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा हजारीबाग से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। नीट पेपर लीक मामले में रांची के रिम्स मेडिकल कॉलेज की सेकेंड ईयर की एक छात्रा को सीबीआई ने कई दिनों की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। आरोपी छात्रा को सॉल्वर गैंग से कनेक्शन होने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्रा एमबीबीएस सेकेंड ईयर की छात्रा है। छात्रा पर 5 मई को नीट का पेपर सॉल्व करने का आरोप है। आरोप है कि पैसे देकर पेपर सॉल्व करवाया गया था। गिरफ्तार छात्रा सॉल्वर मॉड्यूल की 5वीं सदस्य थी और नीट यूजी परीक्षा के दिन प्रश्न पत्र हल करने के लिए हजारीबाग में मौजूद थी। इसके अलावा सीबीआई ने हजारीबाग के सुरेंद्र नाम के शख्स को भी गिरफ्तार किया है। सुरेंद्र पर पेपर चोरी करने में मदद करने का आरोप है। इस बीच पटना एम्स से गिरफ्तार एमबीबीएस के 4 आरोपी छात्रों को सस्पेंड कर दिया गया है। मेडिकल प्रवेश परीक्षा में अनियमितताओं की जांच कर रही सीबीआई ने 6 एफआईआर दर्ज की है, जो बिहार में पेपर लीक होने से जुड़ी है। इसके अलावा गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में भी एफआईआर दर्ज की गई है। सीबीआई इस पूरे मामले के मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और देखिए, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर है। कल कोलकाता में टीएमसी की रैली होने वाली है और इस रैली की अगर जो खबर है जो सामने आ रही है, टीएमसी की इस रैली में अखिलेश यादव भी शामिल होंगे। ये जानकारी सामने आ रही है टीएमसी की इस रैली में अखिलेश यादव के शामिल होने की बात। Amazon प्राइम डे सेलिब्रेशन आज से शुरू हो गया है, जिसमें लाखों मेंबर्स के लिए बड़े ऑफर्स हैं और हर सेक्शन में हजारों प्रोडक्ट्स।
इस साल भी अमेजॉन प्राइम डे सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए कंपनी ने विशेष योजना बनाई है। ब्लॉकबस्टर एंटरटेनमेंट में 5 भाषाओं में 15 टाइटल्स के अलावा 450 ब्रांड्स के अलावा 3200 नए सेलर्स की भी एंट्री हुई है। कार्यक्रम के मंच से ब्रांड हेड्स ने अनाउंसमेंट करते हुए प्रोडक्ट्स के ऑफर्स और फायदों के बारे में बताया। प्राइम डे हमारा सेलिब्रेशन होता है हमारे लाखों प्राइम मेंबर्स के लिए, जो अमेजॉन की सबसे बेहतरीन चीज़ें हैं और प्राइम की सबसे बेहतरीन चीज़ें साथ में लाता है खुशियाँ लाने के लिए। हज़ारों और लाखों डील्स जो इस साल के बेस्ट प्राइसेस पे हों। हमारे पास 450 से भी ज़्यादा टॉप ब्रांड्स हैं इंडियन एंड इंटरनेशनल जो अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली के यशोभूमि में प्राइम डे सेलिब्रेशन से पहले डिस्प्ले स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, जिसके जरिए प्रोडक्ट्स के वाइड रेंज को दिखाया गया है। कंपनी का दावा है कि अमेजॉन पे के माध्यम से होटल्स और फ्लाइट बुकिंग्स पर सबसे अट्रैक्टिव प्राइस ऑफर किए जाएंगे। चीन और पाकिस्तान परेशान है क्योंकि भारतीय नौसेना की ताकत तेजी के साथ बढ़ रही है। इसी साल भारत को एक और महाशक्तिशाली युद्धपोत मिलने वाला है और उसके 3 महीने बाद एक और अदृश्य वॉरशिप भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएगी। भारतीय नौसेना के आधुनिक होने की इस स्पीड ने कराची से लेकर शंघाई तक खलबली मचा दी है। इसके अलावा चीन भारत के लगातार बढ़ते रक्षा बजट से भी टेंशन में है। इसलिए आज देखिए भारत के ब्लैक पर्ल तुशील तमाल से पस्त ड्रैगन। तुशील की ताकत, तमाल का कमाल। जब भारतीय नौसेना करेगी नए स्टेल्थ ब्रिगेड का इस्तेमाल, तो टूट जाएगा समंदर में विस्तारवादी का षड्यंत्र जाल। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, यानी जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वह सर्वशक्तिमान है। जलमेव यस्य बलमेव तस्य, जो समुद्र पर नियंत्रण रखता है वो सर्वशक्तिमान है। इस महामंत्र के साथ भारत ने सर्वशक्तिमान बनने के लिए समंदर में मजबूत पैर जमा दिया है। लगातार सशक्त हो रही है। हमारा नेवल इंडस्ट्री भी लगातार मजबूत होता जा रहा है। हमारे शिपयार्ड्स बढ़ रहे हैं, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर्स बढ़ रहे हैं और भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, फिर भी दोहराना चाहूंगा, भारत की बढ़ती हुई ताकत इंडियन ओशन में डोमिनेंस को हासिल करने के लिए नहीं, बल्कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में पीस और प्रॉस्पेरिटी का माहौल तैयार करने के लिए। बहुत जल्द रूस से मिलने वाले 2 स्टेल्थ फ्रिगेट भारतीय नौसेना की जय और दुश्मनों में भय बनकर समंदर में उतरेंगे। रूस में भारतीय नौसेना के 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बन रहे थे। एक का नाम तुशील, दूसरा तमाल। अब दोनों का काम लगभग पूरा हो गया है। इनमें से पहला स्टेल्थ फ्रिगेट तुशील भारतीय नौसेना को सौंपे जाने के लिए तैयार है। रूस से सितंबर तक इसकी डिलीवरी होनी है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो दूसरा फ्रिगेट तमाल भी अगले साल फरवरी तक भारतीय नौसेना को मिल जाएगा और ये सिलसिला यही नहीं रुकेगा।
आने वाले 2 सालों में भारतीय नौसेना की शक्ति और सामर्थ्य में जबरदस्त इजाफा होने वाला है। कुछ दिन पहले समंदर की सबसे बड़ी ताकतों की कसौटी कसी गई। वर्ल्ड नेवल रैंकिंग में पाकिस्तान कहीं नहीं है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी पीछे छूट गई। कुछ दिन पहले द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW ने दुनिया की नौसेनाओं को उनकी शक्ति के आधार पर रैंकिंग दी। WDMMW ने दुनिया की 36 सबसे ताकतवर नौसेनाओं के बीच तुलना की, जिसमें भारतीय नौसेना को 7वां और पाकिस्तान का नंबर 29वां था। दुनिया की सबसे शक्तिशाली नौसेनाओं की रैंकिंग में भारतीय नौसेना समुद्र जयी साबित हुई थी, लेकिन अब तुशिल और तमाल के आ जाने से ये शक्ति और बढ़ जाएगी। अब जो इंडियन नेवी की तत्परता की वजह से भारत अपनी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहा है। यहाँ हम अपने सहयोगी देशों इंडियन ओशन में पूरी मदद प्रदान कर रहे हैं। इंडियन ओशन में भारतीय नौसेना की उपस्थिति इंडियन ओशन के हमारे बाकी सहयोगी देशों को किसी भी दबाव में आने से रोकती है। हमारी नौसेना इंडो पैसिफिक रीजन में ये इंश्योर करती है कि कोई भी अपनी ओवरवेलमिंग इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर के दम पर हमारे मित्र देशों को दबा न सके, उनकी सॉवरेनिटी को किसी भी संदर्भ में चंद तुशिल और तमाल ये आधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट होंगे, यानी ऐसे युद्धपोत जो समंदर में तेजी से अटैक करने की क्षमता से लैस होंगे। लेकिन दुश्मन का रडार इन्हें देख भी नहीं पाएगा, इसलिए स्टेल्थ फ्रिगेट समंदर में सबसे घातक शिकारी माने जाते हैं। भारतीय नौसेना में ऐसे कई शिकारी हैं। भारतीय नौसेना में शिवालिक क्लास के 3 स्टेल्थ युद्धपोत हैं। पहला INS शिवालिक, दूसरा INS सह्याद्री और तीसरा INS सतपुड़ा। इसी तरह भारतीय नौसेना में INS तलवार, INS त्रिशूल, INS तंवर, INS तरकश, INS त्रिकंद जैसी तलवार कैटेगरी के स्टेल्थ फ्रिगेट हैं। इनके अलावा ब्रह्मपुत्र श्रेणी के युद्धपोत भी हैं। इन युद्धपोतों से सतह से हवा में लॉन्च की जा सकने वाली बराक मिसाइल लॉन्च हो सकती है। ये युद्धपोत कई एडवांस्ड एंटीशिप क्रूज मिसाइलों से लैस रहते हैं। ब्रह्मोस मिसाइलें इन स्टेल्थ युद्धपोतों को और घातक बना देती हैं। लेकिन रूस में बन रहे तुशिल और तमाल तलवार श्रेणी के स्टेल्थ युद्धपोत हैं। भारतीय नौसेना के पास ऐसे 6 फ्रिगेट पहले से हैं। लेकिन रूस से जो स्टेल्थ फ्रिगेट मिलने जा रहे हैं वो इनमें सबसे आधुनिक और शक्तिशाली होंगे। तलवार क्लास के युद्धपोतों की सबसे बड़ी खासियत है इनकी स्टेल्थ क्षमता। तुशिल और तमाल फ्रिगेट सतह से सतह और सतह से हवा में निशाना साधने वाली मिसाइलों से लैस रहेंगे। इन पर शक्तिशाली एंटी सबमरीन मिसाइल और टॉर्पीडो भी होंगे। इसमें कैलिबर और ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें लगाई जा सकती हैं। इस क्लास के वॉरशिप A190 100 mm गन और एयर डिफेंस सिस्टम से लैस है। तुशिल और तमाल फ्रिगेट में भारत के स्वदेशी हथियारों को भी आसानी से फिट किया जा सकेगा।
नए वॉरशिप कामोव KA-27 हेलीकॉप्टर या भारत की नौसेना के लिए इस्तेमाल हो रहे दूसरे अटैक हेलीकॉप्टर भी ले जा सकता है। अक्टूबर 2016 में भारत और रूस ने 4 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाने का समझौता किया था। इनमें से 2 सीधे रूस से आयात किए जाने थे और बाकी 2 को भारत के ही गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाया जाना था। लेकिन पहले कोविड और फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से मिलने वाले 2 स्टेल्थ फ्रिगेट में देरी हुई। लेकिन अब अच्छी खबर आ गई है। दुश्मनों के लिए बहुत ही डेटरेंस के तौर पर काम आती है, क्योंकि इसको डिटेक्ट कर पाना, इसको एंगेज कर पाना अपने आप में एक बहुत मुश्किल का काम है। और अगर हम देखें कि यस इससे रिलेटेड कोई भी अगर इवैल्यूएशन करा जाए तो जो तुशिल और तमुल दोनों के दोनों जो हैं वो बहुत ही फिनोमिनल कैटेगरी की फ्रिगेट्स हैं। दोनों में से एक स्टेल्थ फ्रिगेट पूरी तरह तैयार है। अब आप आईएनएस तुशिल की पहली झलक देखिए। भारतीय नौसेना की एक टीम ने हाल ही में रूस में शिपयार्ड का दौरा किया था। पहला युद्धपोत समुद्री परीक्षणों के लिए भी लॉन्च किया जा चुका है। फिलहाल इसका इस्तेमाल रूसी नौसेना कर रही है और डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार है। इसे रूस सितंबर में ही डिलीवर कर देगा। भारतीय नौसेना से कमिश्निंग क्रू रूस पहुंच गया है और नए स्टेल्थ फ्रिगेट की जांच पड़ताल की जा रही है। टेक्नोलॉजिकल प्राइड है, एक निश टेक्नोलॉजी इसके अंदर आई हुई है। सो अपने आप में अगर देखा जाए तो तुशिल और तमल जो है ये इंडियन फोर्सेस को ना केवल एक स्ट्रेंथ देंगी, बट एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के अंदर जो अगली 2 बनेंगी वो हमें एक अव्वल दर्जे की नेवी पर ले जाएगा। क्योंकि अगर रशिया इस तरीके से हमारे साथ सपोर्ट में रहा तो एज फार एज सी लेवल की जो वॉर है उसके अंदर हमारी स्ट्रेंथ काफ़ी हद तक बढ़ेगी। भारत ने इस युद्धपोत का नाम तुशिल रखा है। तुशिल एक संस्कृत शब्द है जिसका मतलब रक्षक ढाल होता है। तुशिल एक उन्नत स्टेल्थ फ्रिगेट है जिसे पकड़ना दुश्मन के आधुनिक रडार के लिए भी मुश्किल होगा। रूस में स्टेल्थ फ्रिगेट तुशिल के समुद्री परीक्षण शुरू हो गए हैं। रूस में कैलिनिनग्राद के यंतर शिपयार्ड में तुशिल के कठिन समुद्री परीक्षण हो रहे हैं। 2 साल तक तुशिल युद्धपोत को रूस में यंतर शिपयार्ड कैलिनिनग्राद में पानी में उतारकर औपचारिक रूप से लॉन्च किया गया था, लेकिन तब इसे कठिन परीक्षणों से नहीं गुजारा गया था। अब भारतीय नौसेना को डिलीवरी देने से पहले इसको समुद्री परीक्षण के लिए उतारा गया है। द वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री वॉरशिप्स यानी WDMMW की नई रैंकिंग में भारतीय नौसेना की ताकत बताई गई है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि इंडियन नेवी में 102 एक्टिव यूनिट्स हैं। भारतीय नौसेना के पास 17 सबमरीन हैं, 10 डिस्ट्रॉयर हैं, 13 फ्रिगेट हैं, 23 कॉर्वेट हैं, 29 पेट्रोलिंग जहाज हैं, 150 से ज्यादा जंगी जहाज हैं, 300 एयरक्राफ्ट हैं। WDMMW की नई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन नेवी के जहाजों की औसत उम्र 20.1 साल है। रूस से 2 नए और आधुनिक फ्रिगेट और आ जाने के बाद भारतीय नौसेना के पास युद्धपोतों की संख्या बढ़कर 15 हो जाएगी। भारतीय नौसेना अब तेजी से आधुनिक हो रही है। टारगेट है दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी वाले देशों के लिस्ट में 7वें नंबर से नंबर 1 तक पहुंचना। की ये लहरें आह्वान कर रही है, अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सो चलो,
प्रशस्त पुण्य पंथ है। बढ़े चलो, बढ़े चलो। नया भारत समंदर में चीन की विस्तारवादी साजिश को नेस्तो नाबूद करने की तैयारी तेजी से कर रहा है। भारत समुद्र में नए नए व्यूह बना रहा है, नए नए जल योद्धाओं और सबमरीन किलर्स को नौसेना में शामिल कर रहा है। गलवान के बाद से भारत ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर भी चीन को जवाब दे दिया है। साल 2020 में 15-16 जून की रात में भारतीय और चीनी सेना के बीच गलवान घाटी में LAC पर हिंसक झड़प हुई थी। भारतीय शूरवीरों ने जबरदस्त पराक्रम दिखाया था।